हम देख रहे थे क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज। और इसको नोट्स के हिसाब से हम पढ़ रहे थे और हमने एक पार्ट इस पे देख लिया था। अब ये दूसरा पार्ट है और इसमें हमने जो उत्तर भारत की नदियाँ थी, नॉर्थन रिवर, वो देख ली थी। अब साउथ की रिवर्स के बारे में आगे देखेंगे। शुरू करते हैं अपना पेनिनसुलर रिवर से। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर सीजनल, जो पेनिनसुलर है वो सारा जितना भी आधे से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सीजनल होता है। एज देयर फ्लो इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो पेनिनसुलर पूरा जितना भी रिवर्स होती हैं ये सारा क्या होता है, सीजनल होता है। सीजनल में, और उसमें भी क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट रहता है, अपने पर निर्भर रहता है रेनफॉल पर। जब बारिश होगी इन्हीं नदियों में तभी पानी आएगा और तभी बहेंगी, उससे पहले ही नहीं बहेंगी, तो इसे सीजनल बोला जाता है। अब ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब वैसा मौसम होता है सूखा वाला, इवन द लार्ज रिवर्स बी वर्ड्स आर हैव रिड्यूस्ड फ्लो टू ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। तो वो भी जो जो शुष्क मौसम होता है, ड्राई सीजन में तो सूखा मौसम होता है, उसमें बड़ी नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनका भी जल क्या होता है, घटकर कम हो जाता है और छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। बहुत वैसे छोटी छोटी धाराओं में बह जाता है। जैसे एक बड़ी रिवर आ रही है ये, अब इस बड़ी रिवर में जब पानी नहीं रहेगा तो इसी बड़ी रिवर से आगे एक धारा ऐसे चली जाएगी, एक धारा ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे, तो ऐसे ही बट जाएगा आराम से। ठीक है। तो और नेक्स्ट है, द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेस एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। तो इसमें कंपेरिजन बताई गई है, जो पेनिनसुलर रिवर है और जो हिमालयन रिवर है उनमें दोनों में कंपेरिजन बताई है। ठीक है। अभी हमने हिमालयन रिवर पढ़ी थी, तो हिमालयन की रिवर की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, पेनिनसुलर रिवर होती हैं, दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं उनकी लंबाई कम होती है और छिछली होती है। छिछली का मतलब होता है टूटी फूटी। जैसे अभी देखा ही छोटी छोटी लहरों में बट जाती है, तो इसी को बोलते हैं छिछले सा। कहीं पानी है कहीं नहीं है, ऐसे करके। तो ये छोटी होती हैं और छिछली होती हैं। अब नेक्स्ट है, हाउएवर सम ऑफ देम ऑरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवार्ड द वेस्ट। और इनमें से है ना कुछ क्या होती हैं, सेंट्रल हाईलैंड में से निकलती हैं। सेंट्रल हाईलैंड मैंने आपको बताया था, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा पार्ट जो होता है वो पूरा आ गया आपका डेक्कन डेक्कन प्लेट्यू, और उसके ऊपर का ये वाला पार्ट जो होता है वो सेंट्रल हाईलैंड होता है, और उसके ऊपर का पार्ट ये वाला जो हो जाता है ये होता है हमारा नॉर्थन प्लेन। फिर इसके ऊपर ये हिमालय आ जाता है। तो इस तरीके से देखा था हमने। तो सम ऑफ देम ऑरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड। तो ये जो इनमें से कुछ जो होती हैं वो इसे सेंट्रल हाईलैंड को बोला जाता है, केंद्रीय उच्च भूमि। तो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं, वेस्ट की तरफ बहती हैं। और वेस्ट कहाँ पर है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है। लेफ्ट हैंड पे आपका वेस्ट है, राइट हैंड पे ईस्ट है, इधर वेस्ट की तरफ बहती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। और ज़्यादातर जो रिवर होती हैं वो कहाँ से बहती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर बोला सम ऑफ देम, यानी कुछ निकलती हैं, और ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रिवर्स, सम मोस्ट ऑफ देम कहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। और वेस्टर्न घाट कहाँ पर होता है, वेस्टर्न घाट ये है, ये वाला वेस्टर्न घाट है। एक मिनट, ये ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ से निकलती हैं। ठीक है। ऑरिजिनेट वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, इधर वाले वाटर बॉडीज को कहते हैं अरेबियन सी, और इधर वाले वाटर बॉडीज को कहते हैं बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी होता है बंगाल की तरफ। तो इधर जाती हैं, तो यहाँ से कुछ भी कोई भी नदी निकलेगी वो ऐसे ऐसे जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। अब नेक्स्ट है मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला। और पेनिनसुला में कौन कौन सी बड़ी नदियाँ हैं, उसमें आता है आपका नर्मदा, नर्मदा द्रोणी यानी नर्मदा बेसिन, और तापी, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, इसे ताप्ती भी बोलते हैं, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये सभी आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। अब इसमें से हम पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स। तो जो इसमें बताया है कि कहाँ से ये निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक हिल में से, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, ध्यान रख लें, नर्मदा कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, बीच में से निकलती है इंडिया के, उसी को बोला जाता है मध्य प्रदेश। और ये हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, एमपी। तो अम्बेडकर कह रहा हूँ, अमरकंटक हिल से निकलती है, और इट फ्लोज टुवार्ड द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली। और ये कहाँ पर निकल के कहाँ पर बहती है, वेस्ट में बहती है, नहीं लेफ्ट की तरफ बहेगी। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश का मतलब, रिफ्ट घाटी मतलब ऐसे ही
बीच में से, जो पहाड़ है अलग तरफ और यहाँ पर बीच में से ही बह रही है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और लेफ्ट की तरफ बहती है ये टुवार्ड द वेस्ट। तो ये इंडिया है, ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है। या मध्य प्रदेश से निकलेगी और इधर की तरफ बहेगी, इधर समझे, वेस्ट की तरफ बहेगी। और तो रिफ्ट वैली में से बहती है और फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग। ये बोला जा रहा है जो फॉल्ट से की वजह से जो रिफ्ट वैली बनी थी उसके अंदर से बहती है। यानी फॉल्ट होता है कि एक ज़मीन का दूसरे, जो पूरी एक ज़मीन है, समझ लो ये पूरा ज़मीन का टुकड़ा है और इसमें से ये आधा ज़मीन का टुकड़ा इधर नीचे धंस गया और ये वाला ज़मीन का टुकड़ा ऊपर ही रह गया। तो इसे जो धंसा हुआ और उठा हुआ भाग होता है वही रिफ्ट होता है। इसलिए जो इधर से इधर भी हिस्सा जो है नीचे ढलान है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ढलान है, तो ये जो इधर ही वेस्ट की तरफ आ जाती है। ऑन इट्स वे ऑन द सी, जब ये मिलने जाती है सी में, और मैंने बताया था इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है और इस साइड है आपका अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी में जाके गिरती है और अरेबियन सी में जब गिरती हुई जाती है तो नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चोरियस लोकेशंस, बहुत ही है ना सुंदर, ही है सुंदर वगैरह के जैसे दर्शनीय स्थल बनाती है जहाँ पर आप उसको देखने लायक होते हैं। एक तरह से वो पिकनिक प्लेस बन जाते हैं। और द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर में जो मार्बल रॉक्स होती हैं, जो संगमरमर की चट्टानें होती हैं जबलपुर में, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज एंड द धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि जब मार्बल रॉक जो जबलपुर के जो निकट हैं, जबलपुर एक जगह का नाम है निकट, संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज का निर्माण करती है। किसका? गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, बहुत ही क्या होती है, स्टीप स्लोप से गिरती है, बहुत ही स्टीप स्लोप से गिरती है, तीव्र ढाल से, और जब गिरती है तो वहाँ पर है ना एक वाटरफॉल बनाती है और जिसको बोला जाता है धुआंधार प्रताप, धुआंधार वाटरफॉल बोला जाता है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, इसकी कुछ कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी हैं इसकी, और मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। और जो मैंने बताया था, जब हम पीछे वाला पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, पार्ट पढ़ा था, उसमें जो राइट एंगल पर कुछ नदियाँ ऐसे आकर के मिल जाती हैं, ऐसे, बस ये नदियाँ आ गई और ऐसे मिल गई, तो यही वाली बोल रहा है, ये राइट एंगल पर मिलती हैं। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये कहाँ कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश से बहती है। इसका एक रास्ता होता है एक तरीके से, जो बेसिन है, जितनी रास्ते में ये किस किस स्टेट से गुजरेगी, कौन कौन सा रोड आए इसके पास आएगा, रास्ता आएगा, उसे ही बोला जाता है उसका बेसिन। तो मध्य प्रदेश और गुजरात, इससे दोनों से बहती है ये। अब हम तापी बेसिन के बारे में देखेंगे, तापी नदी। तो जो तापी होती है वो राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज, तो ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है इन द बैतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से। एमपी के जो बैतुल है, बैतुल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है बैतुल, और ये सतपुड़ा रेंजेस से निकलती है। एक सतपुड़ा पहाड़ियाँ होती हैं, श्रृंखला पहाड़ियों की, वहाँ से निकलती है। मैप में आपको दिख जाएगा, एनसीईआरटी में अच्छे से मैप दे रखा है, उस मैप पे देखना सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है, वहीं से निकलती है। अब इट अलाउस इज आल्सो फ्लोस इन अ रिफ्ट वैली। तो जो ये भी है ना एक रिफ्ट वैली में से ही फ्लो करती है, और पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज़ मच शॉर्टर इट्स लेंथ। और ये नर्मदा के साथ साथ ही चलती है, पैरेलल चलती है, लेकिन इससे छोटी होती है बहुत। अब इट्स बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और इसके जो बेसिन है, यानी किस किस स्टेट से गुजरती है, 3 स्टेट से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से। हमने वो देखा था अभी, वो पहले वाली नदी जो देखी वो मध्य प्रदेश और गुजरात से थी, इसमें बस दूसरा और जुड़ गया, एक और स्टेट महाराष्ट्र। अब द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन है, तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वो क्या है, बहुत पतला है, संकरा है। हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, इसीलिए जो कोस्टल रिवर्स होती हैं वो छोटी होती हैं। तो अरब सागर और पश्चिम घाट के जो बीच का जो तटीय मैदान होता है, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, जो तट के पास वाला मैदान है वो बहुत है ना संकरा है, संकीर्ण है, पतला है, और इसलिए जो तटीय नदियों की लंबाई होती है वो बहुत कम होती है। अब द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही और भरतपूजा एंड पेरियार।
तो जो साउथ की तरफ, जो वेस्ट की तरफ जो जाती है ना नदियाँ, वो उनके बारे में बताया गया है। अभी हमने देखा कि ये हमारा मैप है इंडिया का, और दो नदियाँ निकलती हैं मध्य प्रदेश से, और वो दोनों जाती हैं इस साइड ही, तो ईस्ट और ये वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो अभी हमने देखा जो दो मेन रिवर आप पढ़ते हो ना हमेशा, तो दो मेन रिवर, एक हो गया साबरमती और एक ताप्ती, सॉरी नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती तो हमने पढ़ी नहीं अभी, तो नर्मदा और तापी जो हमने पढ़ी है, वो दोनों ही दो मेन रिवर होती हैं, ये जो दोनों वेस्ट की तरफ जाती हैं, और यही हमेशा पूछा जाता है। तो इन दोनों रिवर का नाम याद रख लेना, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और तापी। उसके बाद कुछ और रिवर हैं जैसे कि साबरमती, साबरमती, माही और भरत पूजा और पेरियार, ये कुछ रिवर हैं जो वेस्ट में ही बहती हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि वेस्ट में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, साउथ में जो साउथ वाली रिवर हैं, तो उसमें साबरमती आएगा, और हमने देख लिया पहले ही साबरमती, माही, भरतपूजा और पेरियार, ये चार नदियाँ भी आपको लिखनी हैं दो नदियों के साथ, यानी आपने 6 नदियाँ पढ़ ली हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं। अब है फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर। अब स्टेट्स के बारे में बता रहा है, कौन किस किस स्टेट से ये जाती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोदावरी रिवर बेसिन। तो गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। जो गोदावरी है ना, वो पेनिसुलर रिवर में सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा लंबी। जैसे गंगा है पूरे देश में लंबी है, उसके बाद अगर हम साउथ की बात करें जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो गोदावरी उसमें सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। अभी इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में भी कहाँ से? नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और ये वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है, स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इट रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये अपना पानी कहाँ गिराती है, यानी कहाँ मिल जाती है, किससे जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल से जाके मिलती है। अब ध्यान देना, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे गिरनी चाहिए थी बिल्कुल पास में, लेकिन जाती इधर है, बे ऑफ बंगाल में। इधर बंगाल है, बे ऑफ बंगाल इसमें जाती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ढलान है ना, ये पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ ढलान है, इस वजह से ये नदी कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती है। अगर ये ढलान नहीं होती तो अरेबियन सी में आ जाती, इस साइड आ जाती। तो ये ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिसुलर रिवर। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, यानी जिस स्टेट को कवर करती है, वो भी सबसे ज़्यादा है इसका। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। और किस किस बेसिन, इसका जो बेसिन कवर करता है महाराष्ट्र को, 50% ही महाराष्ट्र में ही निकलता है। और फिर आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से ये नदी होकर के बहती है, और इसी को बोला गया इसका बेसिन। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो बेसिन वो जगह होती है जहाँ पर एक नदी अपना रास्ता तय करती है, और अपने जितने भी उसके सामने ज़मीन आती है उस सबको उपजाऊ करती हुई चली जाती है, जहाँ जहाँ से वो बहती है। तो जो ये वाली बेसिन, हम गोदावरी नदी जो देख रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये चार, 1 2 3 4 4 स्टेट से होकर के बहती है। और आधा पार्ट इसका 50% तो महाराष्ट्र में ही आ जाता है। टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर की टोटल लेंथ, इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। तो जो गंगा रिवर की लेंथ है, गंगा रिवर की लेंथ क्यों डाल दी है इधर? ये गलत लिख दिया है, ये उसकी रिवर है, ये गोदावरी की। अब इस ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो गोदावरी इज जॉइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा। ये पूर्णा है। अब ये पूर्णा नहीं है, कई कई सोचते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश में पूर्णा लिखा हुआ है, तो ये पूर्णा है। पूर्णा, पूर्णा, ऐसे पूर्णा। फिर ऐसे ही वर्धा, ये भी वर्धा है, पूर्णा, वर्धा। और है प्राणहिता, इसका नाम है प्राणहिता। फिर ये है मांजरा, और दूसरा है वेन गंगा, वेन गंगा। और ये ऐसी पेन गंगा, पेन गंगा। तो ये नाम है इसके, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, प्राणहिता है ये भी, प्राणहिता, और मांजरा, वेन गंगा, पेन गंगा। ये सारी रिवर हैं जो आपको इनकी याद करनी पड़ेंगी। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। और जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी लास्ट में? पेन गंगा, वेन गंगा और मंजिरा, ये बहुत बड़ी हैं।
अब बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स इट इज़ आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। और क्योंकि ये सबसे लंबी है दक्षिण में, बहुत लंबी है और बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो गंगा हो गई एक गंगा हो गई ऊपर की, और दूसरी गंगा हो गई नीचे की, जिसे बोला जाता है साउथर्न गंगा। लेकिन साउथर्न गंगा मत कर देना इसे दक्षिण गंगा ही करना। ठीक, कहीं से लिख दो ये साउथर्न गंगा है, ये इंग्लिश मीडियम में कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो साउथर्न गंगा नहीं है, ये दक्षिण गंगा है। ठीक है। अब दूसरा हम नदी जो पढ़ेंगे वो है महानदी, महानदी बेसिन। तो महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो पठार है वहाँ से निकलती है ये, छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है वहाँ से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। और ये उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है? हमारा इधर है ईस्ट में, और वेस्ट में आपका अरेबियन सी है। तो ये निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ से, यहाँ से, और ये गिरता जाती है बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा से होते हुए। टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर, वैसे यहाँ गंगा लिख दिया, ये गलत है भाई। अब ये कौन सी रिवर पढ़ रहे हैं? महानदी, ये उसका है। तो महानदी की जो टोटल लेंथ है वो है 860 किलोमीटर। अब इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। यानी किस किस राज्य से होकर के ये बहती है? तो ये बहती है महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और उड़ीसा से। ये 4 राज्यों से होकर के बहती है, तो ध्यान रख लेना। और ये 860 किलोमीटर है, 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से होकर के बहती है। अब नेक्स्ट रिवर है हमारी कृष्णा। तो ये भी कृष्णा नहीं है, कृष्णा है, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा नदी। तो राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है ये, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। ठीक है। और द कृष्णा फ्लोस अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। तो ये इसकी लंबाई भी हमको बता दी, 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है ये। और कहाँ पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। अब ये सारी जितनी भी हम नदी देख रहे हैं सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इस साइड गिर रही हैं सारी नदियाँ। अभी जो पहले ऊपर की सबसे पहले 2 नदी देखी थी वो इधर गिर रही थी, और जितनी भी अब हमने देखी हैं वो इधर गिर रही हैं। तो ये ध्यान रखना। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में आएगी तुंगभद्रा, ये है तुंगभद्रा, इसके नाम में कंफ्यूज मत होना भाई, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। द कोयना, समझे, कोयना है, घाट प्रभा, घाट प्रभा, ठीक है, घाट प्रभा, और मूसी एंड द भीमा, जो भीम से बना है भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ। तो ये ध्यान रखना, घाट प्रभा, ये घाट, ओ सॉरी, तुंगभद्रा, कोयना, ये है घाट प्रभा, और मूसी, भीमा, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। वैसे तो और भी हैं लेकिन 5 ही याद रखनी है आपको। अब इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये किस किस स्टेट से जाके जाती है? तो वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होती हुई ये जाती है। अब नेक्स्ट हम रिवर पढ़ेंगे कावेरी बेसिन का, कावेरी रिवर बेसिन। तो कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी। ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। एंड ब्रह्मगिरी रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये वहाँ से निकलती है। एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल, फिर से ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके करती है, इन द साउथ ऑफ कुडलूर इन तमिलनाडु। तो कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुडलूर के तमिलनाडु में कुडलूर, और इसके तमिलनाडु कुडलूर से होते किस में मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर, और ये गंगा रिवर फिर से गंगा लिख दिया है यार ये। तो इसकी कावेरी रिवर की टोटल लेंथ है आपकी 760 किलोमीटर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो है अमरावती और भवानी, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। तो ये भी नाम ध्यान रख लेना, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ, जो इसके बेसिन ड्रेन्स हैं
वो किस किस में पार्ट में जाती है नदी, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 पार्ट हैं इसके, 3 स्टेट से होकर के जाती है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरला में। अब आते हैं, हमारे नदियाँ पूरी हो गई, अब हमारे आता है झील, लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है लेक्स। अब वेयर वाटर गेट्स स्टोर्ड इन द थ्रो पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज़ कॉल्ड लेक। तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में, गर्त का मतलब होता है, ये समझ लो ये पूरी सतह है और इसमें से थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ और ऐसे गड्ढा सा बन गया, तो उसमें जो पानी इकट्ठा हुआ वो होता है गर्त वाले भागों में, जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। अ, और कुछ है ना, कुछ छोटी झील होती हैं, कुछ बड़ी झील भी होती हैं। तो जैसे बड़ी झील जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, बड़ी झीलों को ही समुद्र कहा जाता है। जैसे कि कुछ होती हैं, जैसे कैस्पियन और हो गया डेड और अरल, कैस्पियन सी, डेड सी और अरल सी, ये सारी जो भी ये सारी लेक्स ही हैं एक तरीके से। अब लेक्स इन इंडिया, इंडिया की लेक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, बहुत सारी लेक्स हैं। अब दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो हैं अपनी साइज के हिसाब से और विशेषताओं के हिसाब से अलग अलग होती हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, कुछ लेक्स हैं परमानेंट है, जैसे कि नदी देखा था हमने, परमानेंट है, पूरे साल भर इसमें पानी रहेगा। सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये भी जैसे नदियों के हिसाब से, जब बारिश होगी तो इनमें पानी भर जाता है। अब लाइक द लेक्स इन द basins of inland drainage of semi-arid region, जो ये इनलैंड ड्रेनेज होता है उसमें सेमी एरिड रीजन में ना जो ये होती है उसको बोला जाता है इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड, जो सूखा, जो आधा सूखा पार्ट होता है उसमें जो नदी, उसमें जो झील होती हैं, तो ये वैसी होती है रेनी सीजन वाली। अब देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। अब जो उत्तर आप हिमालय की तरफ जाओगे, इस साइड में हिमालय की तरफ, तो कुछ आपको है ना ऐसी लेक्स दिखेंगी जो हिमालय के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, और यह आइस बर्फ के पिघलने से बनी है। वाइल अदर्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी, और ये कुछ बनाई गई हैं विंड ने, कुछ रिवर एक्शन से बनी है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बनाई गई हैं। अब नेचुरल फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। अब हम नेचुरल फ्रेश वाटर देखेंगे। अभी हमने देखा यहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटी ने बनाई है, कुछ नेचुरल है, तो हम यहाँ पे नेचुरल वाली देखेंगे। नेचुरल वाली में भी कौन सा देखेंगे, फ्रेश वाटर वाली देखेंगे। 2 टाइप की होती हैं, एक पीने वाला पानी होता है और एक पीने वाला नहीं होता, जिसमें खारा पानी होता है। तो ये ऐसी नेचुरल वाली हैं जो इसका पानी हम पी सकते हैं, तो इसे बोलेंगे फ्रेश वाटर। द डल लेक और भीमताल, एक हो गई डल, भीमताल, नैनीताल, लोक लोकटक और बारह पानी, बड़ा पानी। ठीक है, ये बारह पानी नहीं है, लिखा बारह पानी है लेकिन बड़ा पानी है ये। सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स, ये फ्रेश वाटर लेक है, इनका पानी पीने लायक होता है। तो डल लेक, भीमताल, नैनीताल, जो नैनीताल घूमने जाते हैं वो पीने का पानी है एक तरीके से, और लोकटक और बड़ा पानी, ये सारी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी, मीठे पानी की, अगर पूछा जाए आपसे फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील, ये यही है। अब मैन मेड लेक्स इन इंडिया, अब ये मैन मेड है, हमने नेचुरल देख ली, ये नेचुरल थी, अब इसमें हम देखेंगे मैन मेड, जिन्हें इंसानों ने बनाया है। तो गोविंद सागर, गोविंद सागर है ये। उसके बाद राणा प्रताप सागर, निज़ाम सागर, ये 3-4 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो कौन कौन सी है इसमें, गोविंद सागर, ये भी लेक्स हैं, गोविंद सागर लेक, और ये मैन मेड लेक्स हैं, राणा प्रताप सागर और निज़ाम सागर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। अब लेक्स का कुछ इम्पोर्टेंस है वो बताया जा रहा है। तो सबसे पहला तो चीज़ इसमें आते हैं रिक्रिएशन, यानी ये मनोरंजन वगैरह को बढ़ावा देती हैं, यहाँ पे लोग बाग आते हैं और इससे टूरिज़्म मिलता है। फिर दूसरा डेवलप टूरिज़्म, तो इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है, लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था चलती है वहाँ की। अब मेंटेन द एक्वेटिक सिस्टम, और जो पूरा एक्वेटिक सिस्टम होता है, जलीय पारितंत्र होता है, उसको मेंटेन करके रखती हैं, उसमें बैलेंस लेक में रखती हैं जी। अब एनहेंस नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ प्लेस, तो जिस प्लेस में ये होती हैं उसकी ना नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग प्लेस, जो क्लाइमेट होता है, जैसे आजकल देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो उस चीज़ को ना, और ये पूरे तो नहीं रोक सकते लेकिन जो वहाँ का प्लेस है उस वहाँ की थोड़ी गर्मी को शांत रखते हैं ये।
अब हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जब रेनी सीजन में बहुत बारिश आती है, हमने देखा था बहुत बारिश आती है, तो उसमें जो बहुत पानी बरसेगा तो उसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये प्रिवेंट करती है बाढ़ की स्थिति को, क्योंकि ये लेक है ना, एक तरह से सोर्स का काम करती है और नीचे सारा पानी सोख लेती है। अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ हाइडल पावर। या हाइडल पावर का भी यूज़ होता है यहाँ पर। हाइडल पावर मतलब है जल विद्युत, जल से जो पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसे बोलते हैं हाइडल पावर। अब नेक्स्ट है हेल्प मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन। अब जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, ये सारा पानी अपने अंदर समा लेती है, सोख लेती है और ग्राउंड वाटर को रिच कर देती है। और वही ग्राउंड वाटर बाद में जब समर सीजन आ जाता है तो उसमें जब पानी की कमी हो जाती है तो ये यही लेक ही है ना, अंडरग्राउंड वाटर को लेने में हमें हमारी मदद करती है। फिर रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर। और ये जो नदियाँ होती हैं उसके भी फ्लो को बनाए रखते हैं, क्योंकि ये जो लेक्स होती हैं ये अपना ग्राउंड वाटर बना के रखती है नीचे की तरफ, बहुत सारा ग्राउंड वाटर है। अब जब रिवर आएगी ना, रिवर क्या होगा, अब नीचे तो ग्राउंड वाटर पहले से ही है, तो रिवर का आधा पानी ना ऐसे सीधा ही निकल जाएगा, तो आगे भी पहुंच जाएगा। अगर लेक्स नहीं होती तो ग्राउंड वाटर ये वाला पानी भी रिवर का ग्राउंड वाटर में चला जाता, ग्राउंड वाटर के रूप में ग्राउंड में चला जाता और नदी सूख सी जाती। तो ये इसलिए ना इस कह रहे हैं रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। तो जब नदी का पानी सूखेगा नहीं तो नदी में पानी होगा और वो इसका फ्लो आराम से बना रहेगा। अब रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, लेन देन पैसा वैसा है, तो उसमें कैसे काम आती है। तो यही है, रिवर्स हैव बीन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। बहुत पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इसका। मैनी सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो बहुत सारी जो सिविलाइजेशन है जो आपने 6th क्लास में पढ़ी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका ये बस ये एक ही एग्जाम्पल है, अब बहुत सारी होती हैं। तो वो भी कहाँ डेवलप हुई थी, रिवर के किनारों पर ही डेवलप हुई थी। और उसी जो सिंधु नदी है उसी के नाम पर ही हमारा देश का नाम भी हिंदू पड़ा था, सिंधु से ही। अब रिवर वाटर इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंजप्शन। तो कंजम्पशन के लिए भी यूज़ होता है रिवर वाटर का यूज़, हमारे घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घर में जो काम वाम होते हैं, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है जो इंडस्ट्री वगैरह लगती है उसमें जो पानी का यूज़ होता है उसमें, तो उसमें भी जो कंजप्शन होता है उसमें भी यूज़ होता है ये। तो दूसरा है, नेक्स्ट है रिवर वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन एंड नेविगेशन। तो ये इरीगेशन और नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है। नेविगेशन मतलब नाव वाव चलाना, तो इससे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। और इरीगेशन होता है कि खेतों में पानी देना, पानी, इससे ही सारा खेतों में पानी मिलता है। तो जितनी भी नदियां हैं ना, उन सभी के किनारे आपने देखा होगा खेत बन पड़े हैं, तो वहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है रिवर वाटर इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कि इससे ना आप है ना इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, जैसे कि हमने ऊपर देखा हाइडल पावर, यही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यही बोल रहा है। अब रिवर पॉल्यूशन, अब हम नदी प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट रिवर वाटर। तो कौन कौन सा डोमेस्टिक यानी घरेलू जो कूड़ा कचरा होता है तो उसकी वजह से, दूसरा है म्यूनिसिपल की वजह से, म्यूनिसिपल पार्टी जो होती है सारा कूड़ा कचरा भी यहाँ डाल देती है। दूसरा इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री होती है उनका भी जो वेस्ट निकलता है, तो तीनों का वेस्ट हो गया। तो तीनों का वेस्ट से ना ये नदी सारी क्या गंदी हो जाती है। अब अनट्रीटेड सेवेज वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आल्सो पॉल्यूट रिवर वाटर। तो अनट्रीटेड जो सीवेज वेस्ट होता है, तो जिसे ट्रीट नहीं किया गया, फिल्टर नहीं किया गया और डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाता है, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल जो जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं तो उसका भी इफ्लुएंट्स होते हैं, एसिड वगैरह होते हैं बहुत सारे, वो भी ना सीधे नदी में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे वो भी गंदी हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। अब दिस नॉट ओनली रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो द सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म ऑफ रिवर वाटर। रिवर में ना एक खासियत ये होती है कि वो अपने आप को ना सेल्फ क्लींजिंग कर लेती है, अपने आप को खुद ही साफ कर लेगी, क्योंकि इतनी जगह से जाती है, उसके अंदर इतनी सारी मिट्टी होती है तभी वो साफ दिखाई देती है। तो उसमें विशेषता होती है खुद ही कर लेती है, लेकिन इस पॉल्यूशन की वजह से ना ये विशेषता उसकी ख़त्म हो जाती है। तो और उसकी दूसरा होता है उसकी क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, जिससे वो पीने लायक भी नहीं रहता। और हमने यूज़ देखा, हमने जितने भी आप ये यूज़ देखोगे ना, यहाँ पर देखा इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स और ये वाला रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, तो ये सारा क्या होगा, इस पॉल्यूशन की वजह से ख़त्म हो जाएगा। आप फिर कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे, ना लेक का यूज़ कर पाओगे ना इसका यूज़ कर पाओगे। अब नेक्स्ट है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज़ आल्सो पॉल्यूटेड रिवर वाटर। अर्बनाइजेशन का होता है नगरीकरण, हर जगह नगर बन रहे हैं, अर्बन एरिया बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, घर वर बन रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों के किनारे घर बस रहे हैं, तो इसे ही बोला जाता है अर्बनाइजेशन। तो इसकी वजह से जो रिवर वाटर है वो गंदा हो गया है, पॉल्यूट हो गया है। तो ये ख़त्म।
तो दोस्तों हमारा तो चैप्टर हो गया ख़त्म, ये सेकंड पार्ट। आधे घंटे में ये हो गया, आधे घंटे में पहला हो गया था, 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप इसे देखना और कमेंट करना, जैसा भी अच्छा लगा हो बुरा लगा हो। मैंने बस ये शॉर्ट में समझाया है, तो ये नोट से समझाया है। अगर मैं किताब से बताता तो इसमें मैप वगैरह या फिर जो भी डायग्राम वगैरह और डाल देता, क्योंकि अभी हमें जल्दी करना है, इसलिए मैंने बस ये शॉर्ट से समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताना, मैं एनसीईआरटी का भी अलग से पूरा जो बुक चैप्टर होता है लाइन टू लाइन वो भी बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।